नमस्कार दोस्तों, जुनीत एकेडमी में आपका स्वागत है और मैं हूं नितेश आनंद। आज हम लोग जानेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। जो लोग प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बाकी लोग भी अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एक ही वीडियो में गांधी जी के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। यह वीडियो बायोग्राफी सीरीज में से एक है। बायोग्राफी सीरीज में हम लोग बहुत सारे प्रसिद्ध लोगों के जीवन के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आइए देखते हैं सबसे पहले गांधी जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माताजी का नाम पुतलीबाई था। उनके बचपन का दौर ग्रामीण क्षेत्रों में बीता था। उनका विवाह पढ़ाई के दौरान मात्र 13 वर्ष की आयु में ही कस्तूरबा गांधी से हो गया। कस्तूरबा गांधी की उम्र भी लगभग 13 वर्ष ही थी। आगे चलकर पढ़ाई के क्रम में गांधी जी 1889 से 91 तक ब्रिटेन में रहे और ब्रिटेन में रहने के दौरान वहीं से बैरिस्ट्री की पढ़ाई की और पढ़ाई के बाद 1891 में भारत लौटे। बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब उन्हें वकालत करनी थी। इस क्रम में 1892 में एक मुस्लिम व्यापारी का सामना गांधी जी से हुआ। उन्होंने गांधी जी से आग्रह किया कि वह दक्षिण अफ्रीका चलें और वहां चलकर उनका जो मुकदमा है उसे देखें और अपनी जानकारी का उपयोग करें और उनका सहयोग करें। इसी क्रम में गांधी जी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और 1893 में दक्षिण अफ्रीका चले गए और वहां 1915 तक रहते हैं और फिर भारत लौट कर आते हैं। दक्षिण अफ्रीका जाने के बाद उन्होंने देखा कि किस प्रकार ब्रिटिश सत्ता के सामने गोरे काले का भेद शुरू हो चुका है। ट्रेन की एक घटना उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है, जब उन्हें प्रथम श्रेणी में ट्रेन की यात्रा करने के दौरान उतार दिया गया था। चलिए देखते हैं इस घटना के बारे में। जब वह डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे तो इसी दौरान बीच में एक स्टेशन आया मैरिट्सबर्ग। इस स्टेशन पर एक ब्रिटिश अधिकारी ने उनसे कहा, तुम प्रथम श्रेणी में यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि तुम गोरे नहीं हो, और गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया। इस घटना को रेल कांड के रूप में जाना जाता है और यह घटना उनके जीवन का एक टर्निंग पॉइंट रहा, जहां उन्हें एहसास हुआ कि गोरे और काले में जो भेदभाव किया जाता है वो कितना बुरा होता है। और उन्होंने एक प्रण किया कि आगे चलकर मैं इसे तोड़ने का प्रयास करूंगा। आगे चलकर उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके बाद 1903 में एक पत्रिका प्रकाशित की, द इंडियन ओपिनियन। उन्होंने अगले ही वर्ष 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की, दक्षिण अफ्रीका में ही। फिर 1906 में उन्होंने प्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया। सत्याग्रह का मतलब है सत्य और अहिंसा के माध्यम से सच्चाई की जीत के लिए प्रयास करना। कई बार यह प्रश्न भी आता है कि गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया गया। यदि भारत में पूछा जाए तो चंपारण में, और यदि उनके पूरे जीवन में पूछा जाए तो 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। उन्हीं सालों में उन्होंने एक पुस्तक लिखी जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई, हिंद स्वराज। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए दक्षिण अफ्रीका से। यह दिन भारतीय इतिहास में बहुत ही अच्छा माना जाता है, इसीलिए आज भी भारत में प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। इसका मूल कारण यही है कि गांधी जी 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत आए थे। 1915 में भारत आने के बाद उन्होंने भारतीय पृष्ठभूमि को समझा तथा अपने राजनीतिक गुरु के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले जी को चुना, जिन्होंने उन्हें राजनीतिक ज्ञान दी। इसके बाद 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में की। यहाँ एक बात और बता दूँ, जब गांधी जी भारत वापस आए थे तो यह दौर था प्रथम विश्व युद्ध का। 1914 से 1918 प्रथम विश्व युद्ध का काल था। इसी दौर में गांधी जी की भारत में वापसी हुई थी। गांधी जी ने प्रारंभिक चरण में अंग्रेजों के सहयोग करने की नीति अपनाई तथा उसके माध्यम से अपने लक्षित उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया। प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने भारतीयों को अंग्रेजी सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया कि वे अंग्रेजों की ओर से लड़ें ताकि अंग्रेज हमारे सहूलियत का ध्यान रख सकें। इसका परिणाम यह निकला कि भारतीयों ने गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट की संज्ञा दी। यह प्रश्न भी आता है कि भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है। तो सेना में भारतीयों को भर्ती करने वाला सार्जेंट
गांधी जी को कहा जाता है, और गांधी जी को इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनके द्वारा भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए प्रेरित किया गया था। अब गांधी जी 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना कर चुके थे और भारतीय राजनेताओं से जुड़ चुके थे। कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने लगे थे। इसी क्रम में राजकुमार शुक्ल, जो चंपारण बिहार वहाँ के स्थानीय नेता थे, उन्होंने गांधी जी से संपर्क किया और उन्हें चंपारण के तीन-कठिया प्रणाली के संबंध में बताया और उनसे यह आग्रह किया कि वे चंपारण आकर किसानों की स्थिति को देखें और किसानों के लिए कुछ करें। गांधी जी ने इस आमंत्रण को स्वीकार किया और वे चंपारण पहुंचे और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। यह संघर्ष 1917 में हुआ, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। अब यह प्रश्न पूछा जाता है कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह क्यों किया। तो गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह तीन-कठिया प्रणाली के विरुद्ध किया। तीन-कठिया प्रणाली क्या थी? 20 कट्ठे की जमीन में 3 गट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य था। किसान की जो सबसे उपजाऊ भूमि थी, उसी 3 कट्ठे में नील की खेती करनी होती थी। परिणामतः किसान इस व्यवस्था से काफ़ी दुखी थे, क्योंकि नील की जो फसल होती थी उसकी जड़ें इतनी लंबी होती थी कि वह किसी भी उपजाऊ खेत को बंजर बना देती थी। किसान इस व्यवस्था से बचना चाहते थे और अंग्रेज जबरन किसानों से नील की खेती करवाते थे। परिणामतः गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह के रूप में हुआ, जिसके फलस्वरूप 25% तक लगान माफ कर दिया गया और 3-कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। यह एक जीत के रूप में उभर कर गांधी जी के सामने आई और यह आंदोलन सफल साबित हुआ, जिसने गांधी जी को सिद्ध कर दिया कि वे भारत के अग्रगामी राजनेता बनेंगे। इस सत्याग्रह के बाद ही उन्हें महात्मा की उपाधि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। गांधी जी के इस सफल प्रयोग के बाद उनका एक और प्रयोग 1918 में हुआ, जब अहमदाबाद में टेक्सटाइल मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा था, उन्हें बोनस नहीं दिया जा रहा था। इसके विरोध में उन्होंने मजदूरों के साथ बैठकर भूख हड़ताल की। उन्होंने पहली बार भूख हड़ताल को प्रयोग में लाया था। यहाँ भी उनका आंदोलन काफ़ी सफल सिद्ध हुआ। उन्होंने उसके बाद 1918 में ही खेड़ा आंदोलन में भाग लिया और इनके प्रमुख सहयोगी वल्लभ भाई पटेल थे। वहाँ किसानों की फसल नष्ट होने के बावजूद भी जो लगान की मांग की जा रही थी, उसके विरोध में उन्होंने खेड़ा आंदोलन में भाग लिया था। चलते चलते इसी बीच कुछ ऐसी घटनाएं घटी जहां एक बड़ा विरोध का वातावरण तैयार हुआ। वह घटना थी 1919 में रॉलेट एक्ट का लागू होना। रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग में काफ़ी लोग इकट्ठा हुए और फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसमें जनरल डायर ने जालियांवाला बाग के सारे दरवाजे बंद कर सिपाहियों को लोगों पे गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया। बहुत सारे लोग मारे गए और इस घटना के बाद पूरे भारतीय व्यवस्था में एक आंदोलन की जड़ें बनने लगी। इसी क्रम में जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी 1918 में, तभी भारतीय आस लगाए बैठे थे कि भारत को कुछ बेहतर मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी ओर तुर्की के खलीफा, जो पूरे विश्व भर के मुसलमानों के गुरु हुआ करते थे, उनके साथ भी अनैतिक बर्ताव किया जाता था ब्रिटिश सरकार द्वारा। उसके विरोध में मुसलमानों ने भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन में भी गांधी जी की प्रमुख भूमिका रही। खिलाफत आंदोलन 1919 में प्रारंभ हुआ और 1922 में असहयोग आंदोलन के साथ समाप्त हुआ। गांधी जी ने उसके बाद शुरू किया असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने कांग्रेस से मांग की कि इसे पहले अधिवेशन में पारित किया जाए, जो कलकत्ता में हुआ। उसमें असहयोग आंदोलन को पारित नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद नागपुर अधिवेशन में 1920 में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। उसके बाद यह आंदोलन काफ़ी तीव्र रूप में आगे बढ़ा। हालांकि पारित करने के प्रारंभ में कई ऐसे भारतीय नेता थे जैसे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट, जिसका समर्थन नहीं था। बाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने समर्थन किया, लेकिन एनी बेसेंट ने इस आंदोलन को मूर्खतापूर्ण विरोध कहा। गांधी जी ने दृढ़ता दिखाई। बाद में बड़े बड़े नेता इसके समर्थन में जुड़ गए। आंदोलन काफ़ी तीव्र रूप से आगे बढ़ रहा था। इसी बीच एक घटना हुई चौरी चौरा की।
5 फरवरी 1922 में गोरखपुर में यह घटना हुई। एक थानेदार और 21 सिपाहियों को थाने के अंदर बंद करके ग्रामीणों ने आग लगा दी, उनकी हत्या कर दी, जलाकर मार डाला। और इस घटना के कारण गांधी जी ने इस आंदोलन को हिंसात्मक आंदोलन के रूप में देखा। हिंसात्मक रूप में बदलते हुए इस आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई और 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। आंदोलन को वापस लेने की घटना की भारतीय राजनेताओं ने काफ़ी आलोचना की। सुभाष चंद्र बोस ने इसे राष्ट्रीय संकट करार दे दिया, लेकिन गांधी जी अड़े रहे और आखिर में सभी लोगों ने स्वीकार किया। असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद एक प्रमुख घटना और घटी। जो लोग गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे, खास करके चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, उन्होंने एक अलग पार्टी बना ली और इस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी, जिसकी स्थापना मार्च 1923 में इलाहाबाद में हुई थी। विधान परिषदों के चुनाव में भाग लेना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे चल के फिर एक समझौता हुआ गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच। इसे गांधी दास समझौता के नाम से जाना जाता है। यह समझौता 1924 में हुआ। गांधी जी द्वारा दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन जो भारत में संचालित किया गया, उसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन 1930 से लेकर 1934 तक चला था। बीच में कुछ समय के लिए रुक भी गया था। पहले चरण में 1930 से 31 तक और दूसरे चरण में 32 से लेकर 34 तक। गांधी जी ने 1930 में 11 सूत्री मांगे रखी। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे। इरविन के समक्ष जो मांगे रखी गई थी, उनमें सेना का खर्च कम करना, भारतीयों को जो बंदी बनाया गया है उसे छोड़ना और ऐसी कई मांगे रखी। इरविन ने इन पर ध्यान नहीं दिया। परिणाम यह निकला, गांधी जी ने घोषणा की वे विरोध में आंदोलन करेंगे। उन्होंने इस 11 सूत्री मांगों की पूरी ना करने की वजह से दांडी मार्च शुरू किया। दांडी मार्च के बारे में आप जानते होंगे। यह नमक कर तोड़ने के लिए किया गया था। पहले नमक पे टैक्स लगता था, कर लगता था, उसको तोड़ने के लिए उन्होंने दांडी मार्च किया। वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का उद्देश्य था। तो दांडी मार्च 12 मार्च से शुरू हुआ, साबरमती आश्रम से लेकर दांडी के बीच तक चला। दांडी गुजरात में है। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक उठाकर इस कानून को तोड़ा गया और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। कुल 78 सहयोगियों के साथ दांडी मार्च की यात्रा प्रारंभ की गई और जब वे दांडी पहुंचे तो उनकी संख्या लाखों में बदल चुकी थी। इसी समय में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कुल 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया था। प्रथम 1930 में, द्वितीय 1931 में, तृतीय 1932 में। 30, 31, 32, पहला, दूसरा, तीसरा। कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए गांधी जी ने सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। वहाँ उनकी मांगों को नहीं सुना गया। इसका परिणाम यह निकला कि गांधी जी ने वापस आने के बाद पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो 1932 में हुआ, इसमें भी कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। भारत की ओर से डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने दलितों का प्रतिनिधित्व करते हुए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। 1932 में हुए तीसरे गोलमेज सम्मेलन की एक प्रमुख घटना रही। इस घटना के तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की गई और दलितों के लिए 71 पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित कर दिए गए। यह घटना हिंदुओं को तोड़ने वाली और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने वाली घटना थी। जब वहां से भीमराव अंबेडकर वापस आए और रैमजे मैकडोनाल्ड की घोषणा भारत आई, तो इस घोषणा को कम्युनल अवार्ड के नाम से जाना जाता है। इस कम्युनल अवार्ड के माध्यम से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया गया और गांधी जी ने इसका विरोध करते हुए अनशन शुरू कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच बहुत मुश्किलों के बाद एक बैठक कराई गई, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। यह समझौता 26 सितंबर 1932 को हुआ था। गांधी जी का कहना था कि हम आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ा देंगे, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था समाप्त की जाए। इस समझौते के फलस्वरूप
आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 147 कर दी गई और पृथक निर्वाचन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई। गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का संचालन 1940 में किया गया। यह सत्याग्रह पवनार, महाराष्ट्र से शुरू किया गया। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लेने वाले प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग देखेंगे गांधी जी के नेतृत्व में जो अंतिम लड़ाई लड़ी गई थी उसके बारे में, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर था जो 1939 में शुरू हुआ था। विभिन्न स्तरों पर भारतीयों को मनाने के लिए अलग अलग प्रतिनिधि मंडल आ रहे थे, जो भारतीयों को मना रहे थे कि द्वितीय विश्व युद्ध में वे ब्रिटिश का साथ दें। और भारतीय पूरी तरह से इस बार मनसा बना बैठे थे कि ब्रिटिश साम्राज्य का सहयोग नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में यह देख लिया था कि किस प्रकार ब्रिटिश धोखा देते हैं। इसी बीच क्रिप्स मिशन भारत आया, जिसके बारे में गांधी जी ने कहा था यह दिवालिया हो चुके बैंक का चेक है। तो क्रिप्स मिशन के असफल होने के बाद गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ 1942 में किया। यह क्रांति अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसकी शुरुआत 8 अगस्त को हुई थी मुंबई से। इसके साथ ही गांधी जी समेत कई नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें आगा खां पैलेस में रखा गया और अंग्रेजों द्वारा पूरी कोशिश की गई कि इस आंदोलन को दबा दिया जाए, लेकिन गांधी जी और प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भी यह आंदोलन दबा नहीं। जो द्वितीय पंक्ति के प्रमुख नेता थे उन्होंने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और यह क्रांति भारत की अंतिम सबसे बड़ी लड़ाई के रूप में साबित हुई। तो हमने देखा कि गांधी जी का योगदान विभिन्न चरणों में विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से बहुत ही व्यापक रहा। अंततः भारत को स्वतंत्रता मिली और भारत 2 देशों में विभाजित हो गया, भारत और पाकिस्तान। इस विभाजन के दौर में भारत को सांप्रदायिक हिंसा का सामना करना पड़ा और उस समय भी गांधी जी ने हिंसा को रोकने के लिए तथा हिंसा में पीड़ित लोगों के आंसू पोंछने में अपना समय व्यतीत किया। उस दौरान गांधी जी कलकत्ता में हिंसा पीड़ित लोगों की मदद कर रहे थे। आज़ादी के बाद स्वतंत्र भारत में उनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई। उनकी हत्या नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर कर दी। तो ये थी गांधी जी के जीवन की पूरी कहानी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कोई कमी लगे या कोई सुझाव देना हो तो कमेंट में लिख कर बताएं। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और बायोग्राफी सीरीज प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप और भी ऐसे वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्विज का लिंक दिया हुआ है, जिसमें कि इसी वीडियो से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद उस क्विज को अटेम्प्ट करते हैं आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि वही सारे क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं जो अक्सर एग्जाम में आते हैं और उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और आप चाहें तो उस क्विज को कुछ दिन बाद फिर से ट्राई करें, फिर से अटेम्प्ट करें, तो आपकी जो भी जानकारी आपने हासिल की है वो दोबारा तरोताज़ा हो जाएगी। अगर आप चाहें तो किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार उस क्विज को देख लें, इस वीडियो को देख लें, तो गांधी जी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। तो इसी के साथ धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और महान हस्ती के जीवनी के साथ। धन्यवाद।